नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। यहाँ पे आपसे पहली बार पूछा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुई है, इसमें से बहुत कम आपकी लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है। ऐसा इसके पीछे कारण क्या है? अब पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, या आप स्टेटमेंट कह सकते हैं कि आउटर स्ट्रेटोस्फेयर से ये एस्केप कर जाती है। देखिए, एक चीज बताइए, अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी थोड़ी हैवी गैस है, ये आपको अर्थ के सरफेस के आसपास ही देखने को मिलेगी, तो इस वजह से ये एस्केप तो नहीं कर सकती। यहां पे आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसकी वजह से आप ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। आपके पास तीन ऑप्शन आ गए। फोटोसिंथेसिस जो आपकी परफॉर्म करता है फाइटोप्लैंक्टन इन ओशन, उसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जितनी भी जगह आपकी फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है आपके पास, ट्रैपिंग ऑफ एयर इन पोलर आइस कैप। अब पोलर आइस कैप तो अभी रिसेंट टाइम में आपकी इंक्रीज ही नहीं हो रही है, वो तो डिक्रीज हो रही है, तो उस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया और आपका करेक्ट आंसर बन गया बी ऑप्शन। तो यहां पे मात्र आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि थर्मल कोल कंबशन के टाइम पे, यानी कोल कंबशन के टाइम पे थर्मल पावर प्लांट में आपको कौन सी गैस एमिशन मिलती है, मतलब कौन सी गैस एमिशंस मिलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, कोल से कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा यहां पे आपको याद रखना है कि थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी रिलीज होती है आपकी जब भी कोल को हम बर्न करते हैं। तो इस वजह से यहां पे आपकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। उसके अलावा कई बार ऑक्सीजन की अगर कमी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस भी आपको देखने को मिल जाती है। बहुत सारे ऐश रिलीज होता है और इसके साथ साथ स्मोक भी। तो यहां पे आपके तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं और आंसर बन जाएगा आपका डी ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे पूछा गया है कि ओजोन होल के फॉर्मेशन जो आर्कटिक रीजन में हम देखते हैं, ये सिर्फ उसी एरिया में देखने को क्यों मिलता है? पहला, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए, इससे आपको ये तो नहीं पता लग रहा, ट्रोपोस्फेयर तो हर जगह मिल रहा है और टर्बुलेंस आपको इक्वेटर के आसपास ज्यादा देखने को मिलती है, जेट स्ट्रीम्स एंड ऑल। ऑल्दो आपको सब पोलर एरिया में भी देखने को मिलती है, बट यहां पे इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ओजोन की डिप्लीशन कैसे हो रही है। सेकंड है, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये तो आप सभी को पता है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे ज्यादा है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि कितनी हाइट होती है इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की। उसके अलावा जैसे ही आप पोल की तरफ जाते हैं तो ये हाइट घट के 8 से 9 किलोमीटर तक रह जाती है। अब देखिए, आपको पता होगा कि 30 डिग्री पे आपकी एयर नीचे सब्सिडाइज करती है, नीचे बैठती है, और फिर 60 डिग्री पे आपकी वही एयर फिर से राइज करती है। तो ये जो आपकी मूवमेंट है एयर की, कुछ इस तरह की रहती है। और यहां पे देखिए, इक्वेटर से चल के अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में आपको आके क्लाउड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बट क्योंकि यहां पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा है और यहां पे कम, तो यहां पे जो क्लाउड फॉर्म होते हैं, ये क्योंकि वार्म एयर आती है, तो यहां पे जो क्लाउड फॉर्म होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास होते हैं, क्योंकि यहां पे एयर जो राइज करेगी वो यहां पे आके कूल डाउन होगी। बट इस एरिया में आप देखेंगे तो यहां पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब क्योंकि यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पहुंच जाते हैं आपके, तो इस वजह से यहां पे आपको ओजोन की डिप्लीशन देखने को मिलती है। और पोलर फ्रंट कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो यहां पे आपको प्रेजेंस चाहिए होती है पोलर फ्रंट की, जिसकी वजह से ये आपको आर्कटिक रीजन में या अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल देखने को मिलता है। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहां पे बात की गई है कार्बन क्रेडिट की। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। कार्बन क्रेडिट वाज सिस्टम रेटिफाइड इन कंजक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल हां, ये क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम भी कार्बन क्रेडिट की बात हुई थी, जब एक देश दूसरे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकता है।
मान लीजिए इस एक कंट्री को कहा है कि आप 100 यूनिट ही कार्बन को यूज कर सकते हैं और दूसरी को कहा है कि आप 120 यूनिट यूज कर सकते हैं। बट यहां पे क्या हुआ कि जो बी कंट्री है इसने 140 यूनिट खर्च कर दिए हैं, वेयर एज इस ए ने सिर्फ 70 यूनिट को ही यूज की है। तो यहां पे इस रिमेनिंग 30 यूनिट को ये कंट्री ए बेच सकती है बी को, और यहां पे इसी को कहा गया है कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव टू रिड्यूस कार्बन गैस या ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर एमिशन कोटा। अब देखिए यहां पे एक चीज याद रखना, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए यहां पे कोई फिक्स टारगेट नहीं था, तो इस वजह से उनको ये क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। जो कंट्रीज जैसे डेवलप्ड नेशन है आपके, या जो आपके एनेक्स 1 कंट्रीज हैं, उनके लिए ये जरूरी था। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब यहां पे इस चीज को अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि यहां पे हम कोशिश करें कि कार्बन एमिशन को एक पर्टिकुलर लेवल तक रोक सकें। अब लास्ट स्टेटमेंट है कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बिल्कुल गलत है। यहां पे आपको याद रखना है कि ये मार्केट के ऊपर बेस्ड है, मतलब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है कि कितना इसका प्राइस रहेगा। इसमें किसी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज में ये हेल्प करती हैं कि नहीं, मतलब उसे रोकने में, जैसे कार्बन की स्टोरेज में। तो यहां पे आपको पहला दिया हुआ है ऑप्शन कंटूर बंडिंग, दूसरा है रिले क्रॉपिंग, तीसरा है जीरो टिलिंग। तो यहां पे जीरो टिलिंग अगर आपको पता हो तो खेतों को, जैसे ये आपका खेत है तो इसको आप हल नहीं चलाएंगे यहां पे, तो इसकी वजह से जो अंदर कार्बन गई हुई है वो वहीं पर स्टोर रहती है। तो इस वजह से आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए ऑप्शन आपका चला गया और डी भी चला गया। आपके पास बी और सी है। यहां पे आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी एक अगर ठीक होती है तो डेफिनेटली आपकी सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि रिले क्रॉपिंग में भी हम कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। अब इस रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, यहां पे हम जैसे मान लीजिए एक क्रॉप आपकी उगी हुई है, इसको काटने से पहले ही दूसरी क्रॉप उगा देते हैं। तो इसमें भी आपकी कार्बन को हम स्टोर करके रखते हैं। जहां पे आपकी जो पिछली क्रॉप है उसको हार्वेस्ट तो करते हैं, बट उसके जो रेसिड्यू हैं उनको हम सॉइल के अंदर ही मर्ज होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहां पे भी आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए जो कंटूर बॉन्डिंग है ये क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आल्सो नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड। अब यहां पे आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप कहां कहां यूज करते हैं। प्लास्टिक फॉर्मिंग में, ट्यूबलेस टायर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में और एरोसोल कैंस में। अब जितने भी आपके डीओ परफ्यूम्स वगैरह हैं उनमें ये यूज होती है फॉर्म इंडस्ट्रीज में। तो आप इस चीज को याद रखना, मतलब आपके एरोसोल जो कैंस हैं उनमें यूज होगी ये। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप एक चीज याद रखना कि जितनी भी प्लास्टिक फॉर्म इंडस्ट्री है उसमें ब्लोइंग एजेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। तो यहां पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक हो गई। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है या तो सी या डी। देखिए इसमें मेरे को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। जब मैंने इस चीज को पढ़ा था तो मेरे को याद है ट्यूबलेस टायर्स के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है, क्योंकि जहां तक मैंने इस आंसर को स्टडी किया है अलग अलग सोर्सेज से, वहां पे तो इसका आंसर सी बता रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी ने इसकी कोई प्रॉपर आंसर की नहीं दी है। अगर आपको किसी ऑथेंटिक सोर्स से इसका आंसर पता लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। कई बच्चों का इससे भला हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो ट्यूबलेस टायर्स हैं उसमें भी आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती हैं। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है एयर के अंदर, तो इससे आपका टेम्परेचर स्लोली राइज करता है, बिकॉज वाटर वेपर ऑफ एयर एंड रिटेन इट्स हीट, क्योंकि ये अब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर और उसके अलावा हीट को भी। अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ऑल द सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन।
अब अगर आपको ये पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड किस पार्ट को ऑब्जॉर्व करता है, देखिए इसमें वाटर वेपर्स तो नहीं हो सकता आपका, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रे को तो आपकी ओजोन ऑब्जॉर्व करती है ना, और वहां पे आपको देखने को मिलता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हीट अप होता है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर राइज भी करता है, तो ये पार्ट तो वहां पर भी करेक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर बात करें ऑल सोलर रेडिएशन, तो वो भी ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेज को आपके ऑब्जॉर्व करता है, और इस वजह से इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, वाटर तो आपका ये ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, वो तो एयर जितनी गर्म है उतना ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है बट डायरेक्टली नहीं। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज की अगर बात करें तो ये ओजोन का काम था, और सोलर रेडिएशन सभी तो नहीं हो सकती क्योंकि यूवी रेज तो नीचे पहुंचती ही नहीं ट्रोपोस्फेयर में। और लास्ट पार्ट आ गया इंफ्रारेड, तो यस यकीनन ये आंसर आपका हो सकता था। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते तो शायद आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। आइए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, और इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपसे पूछा गया कौन से बायोडायवर्सिटी को थ्रेट हो सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा इसकी वजह से बायोडायवर्सिटी का लॉस देखने को मिलेगा, बिकॉज रेनफॉल का पैटर्न भी इससे इंपैक्ट होगा, और जिसकी वजह से ट्रीज की ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, फूड नहीं मिलेगा किसी को, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि इन टोटल बहुत सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है बायोडायवर्सिटी पे। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, और फूड की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से आप देखेंगे यहां पे भी डाइवर्सिटी आपकी कम हो जाएगी। इन्वेजन एलियन स्पीशीज के वजह से भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर बात की जाए प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, तो यहां पे आपको याद रखना है कि इसके लिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल यहां पे ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। अब कंफ्यूजन कैसे, देखिए वेजिटेरियनिज्म को आप प्रमोट करते तो आपको क्रॉप की प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना होगा। अगर क्रॉप की प्रोडक्शन लेवल को आप इंक्रीज करेंगे उसके लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर आपको कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए तो इसके लिए आपको फॉरेस्ट को काटना होगा, तो इनडायरेक्टली तो ये इंपैक्ट करता है बट डायरेक्टली नहीं। तो इस वजह से यहां पे आपकी चौथी स्टेटमेंट गलत हो गई, और यहां पे आपका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। आइए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा गया ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन आइस कैप एंड ग्लेशियर, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट पोर्शन आपको किस में देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर आपका सी ऑप्शन। ग्राउंड वाटर में आपको ज्यादा पानी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी हम जैसे बोरवेल या ट्यूबवेल के थ्रू ही पानी को इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं, पानी को हम पीने के लिए भी यूज करते हैं वहां से। तो इस वजह से यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अब चलते हैं आज के दिन के आखिरी क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से यूजफुल बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री के। पहला है बेगेसे, जिसको आप यूज करते हैं एज ए बायोफ्यूल, जिससे आप एनर्जी जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल बेगेसे से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, मतलब इसको हम बर्न करते हैं और उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो यस दैट कैन बी डन, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है, बट यहां पे आपकी सिर्फ बी स्टेटमेंट एलिमिनेट होती है, बाकी तो वैसी की वैसी पड़ी है। मोलेसिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल। अब मोलेसिस को आप यूज नहीं कर सकते केमिकल प्रोडक्शन में, तो अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तब भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ए और सी के बीच में आपके पास चॉइस है। अब मोलेसिस से आप इथेनॉल बना सकते हैं, जिसे हम देसी दारू भी बोलते हैं। तो यस दैट कैन बी डन। इसका मतलब है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, मोलेसिस से हम देसी दारू बनाते हैं, इस वजह से आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।